आप मुझसे पूछो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें मैम पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स छुपा हुआ है, तो वो ये चैप्टर है विच इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। मनाली में जाके पहाड़ों पे एक अच्छा सा प्यारा सा कैफे खोल लो, मानने में क्या दिक्कत है? मानने के लिए तो हम सुपरमैन भी बन सकते हैं, है ना। कल को अगर आपने टीवी लिया तो डुअल एस्पेक्ट है ना, आपके घर से पैसा गया वन एस्पेक्ट, आपके यहाँ पे टीवी आया अनदर एस्पेक्ट। जैसे सैलरी पे करनी थी मार्च में 10,000 की, बट अभी तक पे नहीं करा है, ड्यू है बट पेड नहीं है। ठीक, इस तरह के हम खर्चे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। Hello commerce पगलूस, I hope you all are doing very well. A very warm welcome back to the Drishti School Commerce with your Shweta ma'am at the Drishti platform. So आज हम अपनी क्लास 11 की कक्षा में एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और वो चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर। सो यूजुअली आपने अभी तक जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए वो थ्योरी बेस्ड है, बट अगर आप मुझसे पूछो ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें मैम पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स छुपा हुआ है, तो वो ये चैप्टर है विच इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको ये चैप्टर देख के लग रहा होगा मैम ये तो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल वाइज है एंड आपको लग रहा होगा तो फॉर्मूला बेस्ड है। ये चैप्टर फॉर्मूला नहीं है, ये पूरी अकाउंटेंसी का सार है, ये अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है। एंड अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आगे जाके आपके जो जितने भी चैप्टर आने वाले हैं लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा क्योंकि यही है एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सो ये जो लैंग्वेज आप जब समझ जाओगे ना तो आगे जितनी भी एंट्री पास करोगे आपको समझ में आएगा ओके हमने यहाँ पे एसेट्स खरीदे इस वजह से लायबिलिटी पे ये इंपैक्ट आ रहा है, हमने ये इनकम कमाई इस वजह से एसेट या लायबिलिटी पे ये इंपैक्ट आ रहा है। आपको धीरे धीरे ये सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो अगर आगे के हर चैप्टर से कंफ्यूजन मुक्त होना है तो इस चैप्टर से अपनी सारी कंफ्यूजन आपको दूर करनी होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नाउ व्हाट डज एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज। देखो आपकी किताब में तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह दी हुई है, बट इसका जानना समझना क्यों जरूरी है। आप अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मनाली में जाके पहाड़ों पे एक अच्छा सा प्यारा सा कैफे खोल लो, मानने में क्या दिक्कत है? मानने के लिए तो हम सुपरमैन भी बन सकते हैं, है ना। तो मान लो कि आपने एक प्यारा सा सुंदर सा मुसाफिर कैफे का आपने कैफे देखा है, वो कैफे आपने ओपन कर दिया, ठीक है। एंड कई लोग गए भी होंगे घूमने, तो मजा तो आया ही होगा कि इतनी सुंदर जगह पे इतनी अच्छी वैली के आसपास पहाड़ों के बीचों बीच हमारा एक सुंदर सा कॉटेज, उसमें एक सुंदर सा कैफे, लाइफ सेट, है ना। तो अब इस सब के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो मान लो कि आप लेके गए यहाँ से 15-20 लाख रुपए, ठीक है। अब जब ये 15-20 लाख रुपए उस कैफे में लगाओगे तो ये बताओगे ना कि ये 15-20 लाख कहाँ से आए, ठीक है। ऑब्वियसली कैश के फॉर्म में होगा या बैंक के फॉर्म में होगा या चेक के फॉर्म में होगा, तो बताओगे ना ये कहाँ से आया। अब दूसरा सवाल, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इस पैसे को कहीं तो लगाया होगा, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ये पैसा कहाँ से आया, आपने कहा मैंने अपनी पॉकेट से लगाया, मतलब ओनर ने इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल, ठीक है। मतलब एक लायबिलिटी आई बिजनेस में और एक एसेट आया। देखो बिजनेस में आपके बिजनेस शुरू करते ही आपने बिजनेस में क्या लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया कैश। और मैंने आपसे क्या कहा था, बिजनेस में अकाउंटिंग किसके रिस्पेक्ट में होती है, वो होती है बिजनेस के नेम के एस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपने जो पैसा लगाया ये क्या हो गया, बिजनेस का कैश हो गया। अब ये पैसा किसे बिलोंग करता है, ये पैसा बिलोंग करता है ओनर को। तो देखो ओनर आ जाएगा यहाँ कैपिटल साइड और यहाँ आ जाएगा कैश, ठीक है। सो अब यहाँ पे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो आपने बिजनेस ओपन किया है विद द 10-15 लाख, यहाँ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ कि वो आपको समय के साथ इस कैपिटल को वापस करे बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी बिजनेस स्टार्ट करने की, तो दोनों साइड हमारी यहाँ बराबर हो गई। एंड इसीलिए जो इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, समझे आप। तो यही एक रीजन ही है जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस में कंसिडर करते हैं, इट यूजुअली एट द एंड अफेक्ट अवर एसेट साइड, लायबिलिटी साइड एंड द कैपिटल साइड। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, an accounting equation is what? An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and the liabilities of a firm
आर बेसिकली इक्वल, ठीक है। सो बेसिकली जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पूरी अकाउंटिंग की भाषा समझाती है। सो ये एक ऐसा रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप कह सकते हो, जो कि शो करती है कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स होंगे ना, वो हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटीज का मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बराबर होगी। इतना आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे कभी भी अगर आपको एसेट्स को बताना हो कि बिजनेस का पैसा कहाँ पे लगा है, वो हम बताते हैं एसेट के फॉर्म पे। एंड ये जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज दिख रही हैं एंड कैपिटल दिख रही हैं, ये बताते हैं कि बिजनेस में पैसा आया कहां से। तो बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो कहां पे लगता है, वो लगता है एसेट में। और बिजनेस में पैसा कहां से आता है वो पता चलता है हमें लाइबिलिटी से। अब यहां पे देखो, जैसे कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल का मतलब ओनर का पैसा। लाइबिलिटी का मतलब यहां पे क्या है, लाइबिलिटी का मतलब है ऐसा पैसा जो हमें आउटसाइडर को देना है, ठीक है। ये किसी बाहर के व्यक्ति का पैसा है, उनसे लिया गया हुआ पैसा है जो कि हमें करना है वापस, समझ गए। एंड दैट्स व्हाई ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है, क्योंकि जितना आप पैसा लेकर आते हैं उसे कहीं ना कहीं आप लगाते ही हो। इसीलिए इस रिलेशनशिप में हमेशा एसेट विल बी इक्वल टू दी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एंड इसे ही हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इस पूरी कथा पे आपकी सारी ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है एंड इसी चीज पे आपकी बैलेंस शीट का क्रिएशन भी बेस्ड होता है। कल को अगर आपको इसी इक्वेशन का यूज करके लायबिलिटी निकालना हो तो आसान होगा, ठीक है। लायबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, जब हम एसेट में से कैपिटल हटा देंगे तो हमारा लायबिलिटी आ जाएगा, और अगर हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो हम एसेट में से लायबिलिटीज हटा देंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपकी ओवरऑल इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन का क्रक्स ही यही है। रीजनिंग यहाँ पे हमने समझी कि यहाँ पे क्यू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो अब आपको यहां से ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों बनती है। देखो, बिजनेस में जितना कुछ भी है ना, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एसेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट के फॉर्म में। एंड ये जहां से भी सामान आया है, जितने भी एसेट्स हमारे पास है, मैंने आपको बताया था ना कि एसेट्स में हमारे पास मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सभी चीजें होती हैं। तो ये जहां से भी ये सारे एसेट्स हमारे पास एक्यूमुलेट हुए हैं बिजनेस में, इसका कुछ ना कुछ सोर्स होगा, ठीक है। अब ये सोर्स होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल। जब हम देखते हैं कि ओनर ने पैसा लगाया होता है, जब भी हम देख रहे हैं कि ओनर ने इन्वेस्ट किया है कुछ भी बिजनेस में, तो वो कैपिटल है, ठीक है। एंड एक समय के बाद बिजनेस को वो पैसा वापस करना है। वो समय कौन सा होगा, जब बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो ओनर को भी पैसा वापस चाहिए। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम कभी भी अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। ओनर खुद एक बिजनेस में एक पार्टी है, ठीक है, और वो पार्टी है उसके कैपिटल के फॉर्म में, और जो वो पैसा निकालता है, प्रॉफिट विड्रॉ करता है, तो हम उसे ड्रॉइंग के फॉर्म में दिखाते हैं, राइट। ना अगर बिजनेस किसी को ओ कर रहा है अमाउंट, आउटसाइडर से लिया हुआ पैसा है, तो वो किस में दिखाएंगे, हम लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाएंगे। लायबिलिटी फॉर्म में दिखाने का क्या मतलब है, देखो, हमने जो बाहर से पैसा उधार पे लिया होगा, क्यों लिया होगा, ताकि बिजनेस में कुछ एसेट क्रिएशन हो, ठीक है। अब ये जो अमाउंट हमें बाहर ही किसी को देना है, ये क्लेम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आउटसाइड क्लेम्स होते हैं, ठीक है। हम बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी, चाहे हम पैसा लगा रहे हो, चाहे हम किसी से उधार लें, चाहे हम किसी से उधार पे सामान लें, तो इन सभी चीजों को हम, ये सभी एक्टिविटीज क्यों कर रहे होते हैं, ताकि बिजनेस में एसेट क्रिएशन हो सके, राइट। तो यही आपका मेन पर्पस ही होता है इस इक्वेशन को समझने का और जानने का। इज दैट क्लियर? सो नाउ अब हम यहाँ देखते हैं जितनी भी इक्वेशंस होती हैं ये डुअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इक्वेशन एक्चुअली बेस्ड ऑन कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं ये उसे दिखाती है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का यहाँ पे जो फाउंडेशन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर में कि हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद है, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो बताया था। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन जिस हिसाब से क्रिएट हुई, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो क्रिएट हुई है, ये क्रिएट हुई है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे तो मैं आपको बता चुकी थी, पर मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इसका बहुत ही सिंपल
सिंपल सा मीनिंग है कि जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होंगी वो कम से कम दो एस्पेक्ट को तो जरूर अफेक्ट करेंगी, राइट। अब वो दो एस्पेक्ट कौन से होते हैं? देखो, आप अकाउंट मत बोलना, आप जब भी डुअल एस्पेक्ट की बात करते हो ना तो आप सोचते हो कि दो अकाउंट, देखो मिनिमम दो अकाउंट तो होते हैं पर मिनिमम दो एस्पेक्ट में चीजें अफेक्ट करती हैं। लाइक एक अकाउंट जरूर से डेबिट में अफेक्ट कर रहा होगा और एक अकाउंट जरूर से क्रेडिट में असर ला रहा होगा। जब भी आपके भी लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बेटा वो भी डुअल एस्पेक्ट ही होती है। कल को अगर आपने टीवी लिया तो डुअल एस्पेक्ट है ना, आपके घर से पैसा गया वन एस्पेक्ट, आपके यहाँ पे टीवी आया अनदर एस्पेक्ट, कुछ आपके घर से जा रहा है अमाउंट तभी तो कोई चीज आपके घर में आ रही है। आपकी इवन लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप वहां पे लगन के साथ काम करते हैं, व्हेन यू गिव दिस मच देन ओनली यू गेट व्हाट, यू गेट दी योर बेस्ट रिजल्ट, राइट। सो ये भी एक तरह से डुअल एस्पेक्ट है। इन्हीं सब पैमाने पे तो अकाउंटिंग भी बनी हुई है, बिजनेस भी यही सब रिकॉर्ड करती है। पर बिजनेस में हर चीज मॉनेटरी होती है, फायदा देखा जाता है, मुनाफा देखा जाता है, मॉनेटरी वैल्यू में चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। तो इतना ध्यान रखना, अगर हमें एक तरफ कुछ मिल रहा है बिजनेस में तो दूसरी तरफ हम ये दिखाते हैं कि ये चीज हमें मिली कैसे, बिजनेस में वो मॉनेटरी की फॉर्म में मिलती है। इसी वजह से अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जब भी रिकॉर्ड होती है वो मिनिमम 2 अकाउंट्स को तो जरूर इंपैक्ट कर रही होती है। क्लियर है? अगर कल को आप भी आईफोन लोगे या फिर आप फर्नीचर ले रहे हो तो उससे भी इंपैक्ट आया, आपके यहाँ से पैसा गया एंड देन यहाँ पे आपने सामान लिया। अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपकी लायबिलिटी जनरेट हो गई एंड आपके पास एक एसेट आया। आपने ये लायबिलिटी क्यों ली? ताकि आपके पास एसेट आ सके, राइट। अगेन एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन क्यों लिया? आपके सर के ऊपर इतनी बड़ी लायबिलिटी है, क्यों लिया है ये आपने? ताकि आप पढ़ाई कंप्लीट कर सको, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो डुअल एस्पेक्ट है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, एक एसेट क्रिएशन है, आप अब काबिल बन रहे हो नए अर्निंग के लिए, ठीक है। दूसरा, इसके बदले में आपको यहाँ लेना पड़ा ओवरऑल क्या कहते हैं, एक लोन, ठीक है। सो यही फर्क होता है, ठीक है। तो ये बेस्ड है आपके डुअल एस्पेक्ट में। एंड जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ रिकॉर्ड होती है एंड हर एक डेबिट के लिए एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। और जितना भी टोटल क्लेम है इंक्लूडिंग द कैपिटल प्लस द इक्विटी वो हमेशा बराबर होगा टोटल एसेट से, ये याद रखना। सो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इमेजिन अगर आपने आईफोन लिया एंड वो आपके पास जो आईफोन आया वो एसेट है और जो ईएमआई शुरू हुई वो आपकी क्या है, लोन है। तो देखो दो एस्पेक्ट यहाँ भी है, यही मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, ठीक। नाउ इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन इक्वेशन, अब इसका क्या मतलब है? देखो अभी तक आपने यहाँ पे क्या समझा? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन समझी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। कैसे बनी, क्यों बनी, सारी रीजनिंग में दे चुकी हूँ, ठीक है। अब आपने ये भी देख लिया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, किस रीजन की वजह से ये इक्वेशन बन रही थी, तो वो हमने समझा कि ये डुअल एस्पेक्ट पे। अब आता है असली गेम। यहाँ पे असली गेम क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन पे मैम इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है? क्या हर एक ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की चेंज होती चली जाएगी? यस। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है, ट्रांजैक्शन चाहे जो भी हो, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी जितनी भी चेंज होती है, ठीक है, वो हमेशा बराबर रहती है। तो कायदे से देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी आपने इक्वल टू फॉर्म में देखी है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा मेंटेन रहती है। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन कैसी भी हो, ये कभी भी अनइक्वल नहीं होगी बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप इंपैक्ट दिखा सकते हो, अमाउंट चेंज हो सकता है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस कभी नहीं बदलता है। एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप चाहे कोई भी इक्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आपको उसका इंपैक्ट सही तरीके से दिखाना होगा, डुअल कॉन्सेप्ट को देखते हुए दिखाना होगा, ताकि इक्वेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं आपको इसी बेसिस पे करने हैं कि हम किसी भी इक्वेशन के, किसी भी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इक्वेशन नहीं डिस्टर्ब करेंगे। इक्वेशन नहीं डिस्टर्ब करने का मतलब क्या मैम अमाउंट नहीं चेंज करेंगे? अमाउंट चेंज कर सकते हो बेटा, अमाउंट तो घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है, बट इस घटने बढ़ने के साथ साथ
आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? इक्वल रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ट्रांजैक्शंस को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जब भी आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इनका असर आएगा ईदर ऑन दी एसेट साइड, लायबिलिटी साइड और कैपिटल साइड। जो भी रहे टोटल बराबर रहेगा, ठीक। आ ट्रांजैक्शन में ईदर इफेक्ट बोथ दी साइड, मतलब एक आपका एसेट साइड है और एक आपका लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड है। तो या तो दोनों साइड असर आ सकता है या आपका सेम साइड पे ही इंक्रीज डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके इम्पैक्ट है। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। टू आइटम्स मतलब देखो, आपके हर एक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, एक होता है LHS और एक होता है RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, राइट हैंड साइड इक्वेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में बेटा आपके पास क्या है? एसेट है। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? मेरे पास है यहाँ पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो कैटेगरी 1 है जब हम यहाँ पे दो आइटम इंपैक्ट करें, मतलब एसेट भी बढ़ रहा होगा तो ये लायबिलिटी या कैपिटल में से भी कोई एक बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम, ये भी हो सकता है एसेट भी बढ़े, लायबिलिटी भी बढ़े, कैपिटल भी बढ़े, एक्सपेंस भी दिखाना है, रेवेन्यू भी दिखाना है, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कैटेगरी 2 की आपके इक्वेशन, जहां पे ट्रांजैक्शन मोर देन टू अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो अगर हम देख रहे हैं दो आइटम चेंज हो रहे हैं, एसेट भी चेंज हो रहे हैं, लायबिलिटी भी चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं कैपिटल लेकर आई है ना, कैपिटल लाने से मैं बिजनेस में क्या बढ़ा दिया? मैंने बिजनेस में बढ़ा दिया कैश। कैश क्या है? एसेट है, एसेट बढ़ाना। और उसके साथ साथ कैपिटल कहाँ दिखाओगे? RHS साइड, लायबिलिटी साइड, है ना। तो दोनों इक्वेशन बराबर, कैश आया 50,000, कैपिटल 50,000, ठीक है। दूसरा, अब इधर देखो, मोर देन टू आइटम, यहाँ एक ही ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से दो से ज्यादा आइटम डिस्टर्ब हो रहे हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बिजनेस ने यहाँ पे कुछ सामान खरीदा बिजनेस की डीलिंग के लिए, 10,000 का स्टॉक खरीदा है, कैश में परचेज किया है और 2,000 का खर्चा अलग किया। तो यहाँ सबसे पहले तो एसेट्स आए, ठीक है। एसेट के अंदर कैश डिक्रीज दिखाओगे, इसके साथ साथ एसेट एक और आया, स्टॉक मेरा एसेट है जिसका यूज करके मैं पैसे कमाऊंगी, और एक एक्सपेंस अलग हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक इंक्रीज होगा, साथ ही साथ एक्सपेंस के थ्रू कैपिटल डिक्रीज होगा। तो इस ट्रांजैक्शन से मल्टीपल इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? मल्टीपल, ठीक है। सो बस इतना ध्यान रखना है कि हमें पूरी ट्रांजैक्शन को ये समझना है, एंड 2-3 क्वेश्चंस आपको जब दिमाग में आंसर कर लोगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। पहला आपको देखना है क्या इंक्रीज हुआ उस ट्रांजैक्शन में, क्या डिक्रीज होगा ट्रांजैक्शन में, और ये आपको आंसर करने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, मतलब रेवेन्यू, स्टॉक, एक्सपेंसेस के पार्ट पे देखो, ठीक है। एंड देन देखो इफेक्ट कहाँ आया। अगर आपने ये 3 सवाल अपने से ब्रॉडली क्वेश्चन करते वक्त पूछ लिए तो आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर सही ही होंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या आंसर पूछोगे? क्या इंक्रीज हुआ ट्रांजैक्शन से, क्या डिक्रीज हुआ, और इम्पैक्ट कहाँ आएगा, मतलब इफेक्ट कहाँ होगा, ठीक है। अगर आपने बैलेंसेस को, आपने सभी ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया है तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, बट अगर आपने सही नहीं रिकॉर्ड किया है तो ये इम्बैलेंस रहेगी, अनबैलेंस रहेगी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है, उसे ढूंढ के सही करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अफेक्टिंग दी टू आइटम्स अपोजिट साइड। अब ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने जब सामान खरीदा ऑन क्रेडिट 50,000, तो पहला तो यहाँ क्या आया? सामान आया, गुड्स से क्या बढ़ा बेटा? स्टॉक बढ़ा, ठीक है। स्टॉक तो बढ़ा, साथ ही साथ उधारी भी तो बढ़ गई। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। तो देखो अगेन दो साइड का इंपैक्ट हुआ, ठीक है। एक हमारा एसेट बढ़ा स्टॉक के नाम से और एक मेरी लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिटर्स के नाम से, है ना। तो एसेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़ी, ठीक, दोनों साइड इंपैक्ट हुआ। नाउ देखो हमने 20,000 के क्रेडिटर पे कर दिए, क्रेडिटर पे करोगे तो इससे क्या होगा? आपका कैश कम हो जाएगा, तो एसेट कम हुआ, एसेट कम हुआ तो लायबिलिटी भी तो कम हो गई, क्रेडिटर सब कम हो गए। पहले मेरे पास उधारी 40,000 की थी, अब से 20,000 की, क्योंकि 20,000 तो पे कर दिया, है ना। तो यही है फर्स्ट कैटेगरी जहां पे आपके LHS में भी इंपैक्ट आ रहा है, RHS में भी इंपैक्ट आ रहा है।
फिर आगे अगर आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, देखो बिजनेस में कैपिटल लगाने से पहले अब क्या होगा, कैश आएगी, कैश क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ गई, किस साइड पे, कैपिटल साइड पे, ठीक है, क्लियर। अगर ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, अगर ओनर ने पैसा विड्रॉ किया तो दो इम्पैक्ट आएंगे भाई, एक तो बिजनेस से कैश चला गया तो एसेट डिक्रीज हो गया, दूसरा जो कैपिटल है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, मतलब जो भी उसने कैपिटल लगाई है उसी से तो हम उसे विड्रॉ दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हर एक, ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हैं जिससे एसेट, एलएचएस और आरएचएस दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो कहीं पे लायबिलिटी का इम्पैक्ट आ रहा था, कहीं पे कैपिटल का, ठीक है। इसी तरह के हर ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करते जाना है। तो अभी छोटे छोटे एग्जांपल्स देखो, फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तो करेंगे। अब अफेक्टिंग दी टू आइटम्स सेम साइड, क्या ये भी हो सकता है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल दिए जहां पे ट्रांजैक्शंस ऐसी हो सकती हैं कि एलएचएस भी इंपैक्ट कर रहा है, आरएचएस भी इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में एलएचएस आरएचएस पे इंपैक्ट हो सकता है सेम साइड इंपैक्ट आए, ठीक है। सेम साइड का इंपैक्ट का मतलब हो सकता है सिर्फ एसेट साइड चेंज है, हो सकता है सिर्फ लायबिलिटी साइड चेंज है। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? देखो फॉर एग्जांपल आपने कैश यूज किया टू परचेज द गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपैक्ट एसेट साइड ही आया, क्यों? कैश गया और स्टॉक आया, और दोनों ही एसेट्स हैं, दोनों ही क्या है, एसेट है। जब आप स्टॉक लेकर आए तो एक एसेट बढ़ा, ठीक है। जब आपने उस स्टॉक को खरीदा तो आपने सीधे पैसे दे दिए, तो सीधे एक स्टॉक कम हो गया, तो कम क्या हुआ, कैश कम हुआ, ठीक है। यहाँ पे कम क्या हुआ, कैश कम हुआ, बढ़ा क्या, स्टॉक। तो देखो सेम साइड पे ही करोगे ना, दूसरी साइड जाने की जरूरत है, जितने से बढ़ा पैसा उतने से घटा दो। अगर मैं कहूँ 10 रुपए से ये बढ़ा दो, 10 रुपए से ये घटा दो, सेम इंपैक्ट रहेगा, वही यहाँ पे है। तो सेम साइड पे एसेट को हमने घटाया बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया क्रेडिटर को। मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो क्रेडिटर्स थे उन्हें हमने कम कर दिया, हटा दिया, ठीक है। जो क्रेडिटर्स थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया दूसरे नाम पे, मतलब अभी भी उधारी उतनी है, बस हमने उनका नाम चेंज कर दिया। पहले क्रेडिटर के नाम से जाने जाते थे, अब बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रेडिटर में वैल्यू कम हो जाएगी और बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम साइड, एसेट साइड कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो इसका भी इक्वेशन पे इंपैक्ट जीरो आएगा, जितने से बढ़ा उतने से घट गया, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट आ जाओ, अफेक्टिंग दी मोर देन टू आइटम। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो साइमल्टेनियसली कई जगह पे इंपैक्ट देती हैं, जैसे कि ये, अगर हमने सामान बेचा है 25,000 का, मतलब जो सामान था 25,000 का, उसे हमने बेचा है 30,000 पे। कितने पे बेचा है? 30,000 पे। अब देखो यहाँ इंपैक्ट क्या आ रहा है, देखो बेटा आपका स्टॉक खत्म हो गया बिजनेस का 25 का, ठीक है, एंड हमने इसे सेल किया 30 पे। अब देखो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ मुझे क्या हुआ बच्चे, मुझे हुआ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का। ध्यान से देखो, हमने यहाँ सामान कितने पे बेचा? 30,000 का। सामान कितना बेचा? 25,000 का बेचा। तो जितने पे बनाया और जितने पे बेचा उसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो आपका 25,000 है, इससे मेरा क्या कम हुआ होगा? इससे मेरा कम हुआ होगा एसेट। स्टॉक खत्म हो गया, पहले स्टॉक ज्यादा था अब कम हो गया, तो स्टॉक कम हो गया, एक एसेट डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसे देखो, जब ये डिक्रीज हुआ तो हम इसे कॉस्ट पे डिक्रीज कराएंगे। कितने पे डिक्रीज कराएंगे? कॉस्ट पे। दूसरा, इसको जब हमने बेचा, जब हमने ये स्टॉक डिक्रीज किया तो मेरे पास कैश आया, क्या आया? कैश। देखो एक और एसेट आया, कितने का एसेट आया बेटा? 30,000 के एसेट आए, ठीक है। 30,000 जितना कैश आया उतना ही लिखोगे। स्टॉक कितना गया था? 25,000 का गया था। कैश कितने का आया? 30,000 का आया, ठीक है। तो एक कैश आया, एक ये। अब देखो मल्टीपल इंपैक्ट, मतलब जब देखो सेम साइड पे दो इंपैक्ट हो गए, साथ ही साथ कैपिटल भी आया। अब देखो यहाँ पे आपको 5,000 का जो फायदा है, ये तो आपने एसेट साइड दिखा दिया, बराबर हो गया, ये माइनस में ये बात, तो एक्चुअल इंपैक्ट कितना आया? अगर एक साइड देखा जाए, एलएचएस देखो, चलो इधर 25,000 अगर माइनस पे है, 30,000 प्लस पे है, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5,000 बैलेंस, ठीक। अब यहाँ पे जो ओनर की कैपिटल लिखी हुई है ये इंक्रीज हो रही है बाय द प्रॉफिट अमाउंट। किससे इंक्रीज हो रही है? बाय द प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट कितना है?
5,000 का। अब आप कहोगे मैम प्रॉफिट कैपिटल में क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा आप जो भी कमाते हो वो किसे बिलोंग करता है? ओनर को बिलोंग करता है। सारे एक्सपेंसेस भी किसे बिलोंग करेंगे? ओनर को ही बिलोंग करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली विल इंक्रीज दी ओनर्स कैपिटल, ठीक है। तो लॉस होगा तो क्या करेंगे? लॉस होगा तो ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर फायदे ओनर के तो नुकसान भी ओनर के, ठीक है। तो फायदे से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और नुकसान से उसकी कैपिटल घट जाएगी। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल इंपैक्ट हुए हैं, ठीक है। एसेट भी इंपैक्ट हुआ, ठीक है, साथ ही साथ कैपिटल भी और कैश भी। तो एक ही ट्रांजैक्शन में जब हम मल्टीपल इंपैक्ट देखते हैं तो इसे हम टू साइड्स, मोर देन टू आइटम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन से इंपैक्ट किस पे आ रहा है, कौन से एसेट पे आ रहा है, या लायबिलिटीज पे आ रहा है, या कैपिटल पे आ रहा है, ये रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस, ठीक है। दूसरा आपको डिसाइड करना होगा इंक्रीज कराना है कि डिक्रीज कराना है, ठीक। फिर आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा, देखना होगा कि उसके रिकॉर्डिंग के बाद आपको चेक करना होगा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा बैलेंस रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ करी है, ठीक। चलो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं एंड सीखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन किया कैसे जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। इस क्वेश्चन में समझो, देखो ये पूरे क्वेश्चन के थ्रू हम एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग समझेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा, बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को में फिट इन होती है एंड ये बताती है कि आपकी हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, ये इक्वेशन कभी नहीं बिगड़ती। इक्वेशन ना बिगड़ने का क्या मतलब है? इक्वेशन ना बिगड़ने का ये मतलब है कि एसेट साइड एंड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हमेशा मेंटेन रहेगी एंड इसी को हम समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू एंड ये क्वेश्चन आपके इस तरह के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे करने का सबसे सही तरीका ये है, देखो सबसे पहले आपको जो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो एज अ सोल्यूशन आपको इसमें कुछ एक लंबी सी टेबल बनानी पड़ेगी। यस, एक क्वेश्चन इस तरह का आपको हाफ ईयरली में भी देखने को मिल सकता है एंड इवन क्लास 11 के बच्चों को ये अपने फाइनल में भी देखने को मिलता है। एक छोटू सा क्वेश्चन इसका बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक कॉलम बनाओ ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन करने के लिए, ठीक है। फिर एक कॉलम बनाओगे ट्रांजैक्शंस के बारे के बताने के लिए, डन है, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा एक अच्छा खासा कॉलम बन जाएगा एसेट का, ठीक है, और बाकी हो गया लायबिलिटीज का, ठीक है। अब देखो इसे करना कैसे है, इसे जल्दी से फटाक से बना लेते हैं। चल डन है। देखो अब यहां देखो पूरी टेबल बनेगी और हम हर एक ट्रांजैक्शन को यहां पे नोट डाउन करते चलेंगे। डन। देखो इधर हमें क्या दिखाना है, इधर हम सारे एसेट्स दिखाएंगे, और ये हो गई कैपिटल, ठीक। जो इक्वेशन थी वो हमने ऊपर लिख दी, ठीक। अब हर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इस पे दिखाना है। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? पहली ट्रांजैक्शन थी राकेश कमेंस दी बिजनेस विद दी कैश। तो यहां बिजनेस शुरू किया, जो कि एग्जांपल में अभी आपको स्टार्टिंग में दे ही रही थी। अब जैसे ही बिजनेस शुरू करोगे सबसे पहले आपको क्या रिसीव होगा? बिजनेस को क्या रिसीव होगा? हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? बिजनेस की। बिजनेस को क्या रिसीव हुआ? बिजनेस को रिसीव हुआ कैश। और मैंने आपको क्या बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में? कैश बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है, ठीक है। अब ये एसेट तो आ गया, जब भी बिजनेस में कुछ अमाउंट लगा तो वो एसेट तो आ गया, बट इसके बदले एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट हो गई। बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट हो गई टुवर्ड्स द ओनर। किसके ऊपर क्रिएट हो गई? टुवर्ड्स द ओनर। ओनर को ओनर के नाम से तो लिखेंगे नहीं, ओनर का नाम लिखना अकाउंटिंग में मना है। तो इसके लिए हम ये क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल। और कैपिटल किधर लाई करती है? आपके राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गई LHS, ये हो गए RHS, ठीक है। तो यहां पे सिंपली ट्रांजैक्शन लिखो,
राकेश कमेंस बिजनेस। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, आपके पास यहाँ पे ओवरऑल हमने क्या इकट्ठा किया था, हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो कैश नामक एक एसेट हमारा ड्राइव हुआ। तो यहाँ क्या आया, कौन सा क्या एसेट आया, कैश आया। क्या आया, कैश आया। ठीक है, कैश कितना आया, 1.5 लाख। डन है, पहली ट्रांजैक्शन से सिर्फ इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं आया। अब इधर देखो, लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है और हमारी यहाँ पे कैपिटल आई। ठीक, तो ये हुआ। अब देखो इसमें हम एक ट्रांजैक्शन और ऐड करते हैं। हमने खरीदा फर्नीचर फॉर कैश। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या होगा। फर्नीचर क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। ठीक है, तो फर्नीचर एक एसेट है जो कि आया है बिजनेस में, और कैश हमारा कम हो गया होगा 20,000 से, है ना। तो इंपैक्ट समझो, मैंने आपको क्या कहा था, रूल क्या है, इंपैक्ट समझना है। लाइक सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। ठीक है, नाउ अब देखो कैश कम हुआ होगा ना बच्चे, तो कैश में से यही जो अवेलेबल कैश है इसमें से 20,000 हटा दो। ठीक है, अब उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जिसका इंपैक्ट सिर्फ एक ही साइड होगा, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जिनका इंपैक्ट दोनों साइड होगा। देखो इसका इंपैक्ट एलएचएस साइड भी था, आरएचएस साइड भी था, बट इसका इंपैक्ट सिर्फ यही रहेगा क्योंकि एक एसेट आया, एक एसेट गया। तो कौन सा एसेट आया बच्चे, एसेट आया है फर्नीचर। फर्नीचर, तो यहां पे फर्नीचर 20,000 ऐड कर दो। अब बताओ इसे इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ा, इधर 20,000 ऐड हो गया, इधर 20,000 कम हो गया, इक्वेशन तो वही है। ठीक, तो यहां पे एक लाइन खींचो, दो इक्वेशन यहां पे मेट करने के बाद हम लिखेंगे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ऐसे लिखो न्यू इक्वेशन। ये कितना बचा है, कैश 1,30,000 बचा है, फर्नीचर 20,000 बचा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल 1,50,000 बचा है। ठीक है, चलो अब देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से सामान खरीदा गया है उधार पे। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में क्या बिजनेस को कुछ रिसीव हुआ, हाँ हुआ है। बिजनेस को क्या रिसीव हुआ, स्टॉक रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव हुए। ठीक है, तो स्टॉक बढ़ गया ना, यहां हमारा स्टॉक बढ़ गया क्योंकि हमने सामान खरीदा। हमने कितने का सामान खरीदा, हमने 25,000 का सामान खरीदा। बट जैसे ही हमने 25,000 का सामान खरीदा, एक एसेट तो बढ़ा, बट हमारे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई क्योंकि हमने यहां पे इनको पेमेंट नहीं करी है। किसको पेमेंट नहीं करी, महेश को पेमेंट नहीं करी, तो ये तो उधारी आ गई। ठीक है, महेश नाम की क्या आ गई, क्रेडिटर आ गया। महेश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट दोनों साइड है, तो थर्ड लिखो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे एक और हमारा बढ़ा, वो बढ़ा स्टॉक। क्या बढ़ा, स्टॉक। तो यहां लिखो कितना बढ़ा था, सॉरी इधर प्लस करो, न्यू इक्वेशन में कितना था हमारा अमाउंट, 25,000। तो ये 25,000 आपका स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, अब देखो कैपिटल पे इस पर कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल पे नहीं आएगा, ये आएगा असर लायबिलिटी पे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी में एक आ गए क्रेडिटर। कौन आ गए, क्रेडिटर। ठीक है, 25,000 के हमारे क्रेडिटर आ गए। अब देखो अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस, कैसे, देखो दोनों साइड 25,000 का इंक्रीज हुआ है ना। ठीक है, अभी भी आपकी इक्वेशन वही है। ठीक, देखो ये 1,30,000 प्लस 20 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1,45,000 यहां हो गया। ठीक है, अब सेम काम वहां भी दिख रहा है, 1,45,000 वहां भी दिख रहा है। ठीक है, सॉरी 1,75,000 इधर दिख रहा है, ये 1,50,000 प्लस 25,000
ठीक है, सेम आपको वहां भी दिख रहा है, ठीक है, ये 25 प्लस 1.5 लाख, डन है, समझ गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। अभी मैंने ये ट्रांजैक्शन जस्ट आपको समझाई थी। यहां पे हमारा स्टॉक तो कम हो गया, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू किससे कम कराओगे, कॉस्ट से कम कराओगे, तो स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 का। 10,000 का स्टॉक दिया तो हमारा एक एसेट बढ़ गया है कैश। कैश बढ़ा है कितने से, कैश बढ़ा है हमारा 14,000 से। इस पे नजर डालो, कितना कैश मिला, 14,000। तो अब इसमें हमें क्या हुआ, फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ है, 4,000। जब भी हम प्रॉफिट कमाएंगे वो किसको बिलोंग करेगा, वो ओनर को बिलोंग करेगा, मतलब कैपिटल में जाएगा। किधर जाएगा, कैपिटल में। सो जो एडिशनल 4,000 हमें मिले हैं वो कहां जाएंगे, वो कैपिटल में जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक और पेन यूज करूंगी, ठीक है। चलो, 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब देखो, फटाक से हमारे पास कैश बढ़ा 14,000 से, फर्नीचर पे कोई रोल नहीं आया, पर मेरा स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कितने से कम हुआ, 10,000 से, ठीक है। अब आप इधर देखो, 4,000 का बैलेंस हम यहां दिखा रहे हैं, इधर हमें 4,000 का इंक्रीज दिखा है, 14,000 ये 10,000 ये 4,000, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे कोई असर नहीं आएगा, पर जो प्रॉफिट हुआ है वो किसको बिलोंग करेगा, वो ओनर को बिलोंग करेगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है। ठीक, डन है जी, ठीक है। नाउ अभी भी बराबर चल रहा है, ठीक। अब यहां पे देखो हुआ क्या, 1,30,000 था, कैश कितना मिल गया, 14,000 मिल गया। यहां पे क्या फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट आया, नहीं, ये उतना ही रहेगा। बट मेरे पास जो स्टॉक बचा है, पहले 25,000 के स्टॉक थे, अभी इस ट्रांजैक्शन में कितने स्टॉक बचे, सिर्फ 15,000 के। क्या लायबिलिटी पे कोई असर आया, नहीं, ठीक है। क्या उधर असर आएगा, हाँ उधर असर आया होगा, क्योंकि उधर जो हमें अमाउंट मिला है वो सिर्फ 4,000 का मिला है, ठीक है, क्लियर। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एडिशनल इनकम हुई थी वो 4 की थी। अब देखो ओवरऑल यहां भी 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है और उधर भी 4,000 का ही इंक्रीमेंट हुआ है, 1,44,000, 20,000, 15,000, एंड उधर भी अगर आप सम टोटल करोगे तो वही आ रहा है, क्लियर है, डन है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल से क्या बढ़ेगा बेटा, जब जब कैपिटल आती है, ये कैश में आ रही है, अगर एसेट में आ रही होती तो हम वो भी लिखते, बट ये कैश में आ रही है, ठीक है। सो यहां पे लिखो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। सो ये हो गया आपका 20,000, तो 20,000 क्या आया, कैश आया, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आया है। अब इधर भी क्या बढ़ेगा, लायबिलिटी तो बढ़ी नहीं, कैश बढ़ी है, सॉरी कैपिटल बढ़ी है, तो ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन। अभी भी देखो, क्या किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारी इक्वेशन बिगड़ी, नहीं, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मेरी इक्वेशन बराबर ही आ रही थी, ठीक है। आप चाहो तो सम टोटल करके देख लो, हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, बराबर आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस।
हमें पहले से कमीशन रिसीव हो गया है। अब ये कितना रिसीव हुआ इन एडवांस? देखो मैंने आपको एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम के कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग टर्म में ऑलरेडी बताया था कि नहीं बताया था? देखो उसे बताया गया था। चलो अगर नहीं भी याद, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। देखो जब आपको कोई कमीशन, जब कोई आपको इनकम इन एडवांस रिसीव हो जाती है, तो देखो आपके पास कैश तो आ गया, बट आपकी एक लाइबिलिटी भी अकर हो गई, क्योंकि ये आपकी आज की लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी है, ये इनकम है फ्यूचर की। ठीक है, मतलब अक्सर वो होता है ना, इसको ऐसे समझो, अगर मैं कहूं आपका काम डेकोरेशन का है, ठीक है, या आपका एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है, ठीक है, आपने एडवांस ले लिया है 20,000 का, ताकि आप अगले महीने की 15 तारीख को उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, उन्हें अपने गुड्स प्रोवाइड कर सको, उनके यहाँ केटरिंग का काम करवा सको, या आपका जो भी पर्टिकुलर बिजनेस फेमस है लाइक आइसक्रीम के लिए, तो आइसक्रीम का सेटअप कर सको। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई ना, कि आपने पैसे ले लिए पर अभी तक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना, ये आपकी एक्चुअल इनकम अभी तो हुई नहीं। एक्चुअल इनकम कब कहलाएगी? जब आप उन्हें वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दोगे। तो कमीशन अभी ड्यू ही नहीं हुआ था, हमने यहाँ पे उसको अभी ही रिसीव कर लिया। ठीक है, तो जब ये ड्यू होगा वो तब का एक्चुअल इनकम होगी। तब तक के लिए, जब तक ये ड्यू नहीं हो रहा है, तब तक के लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका लाइबिलिटी। ठीक है, तो कैश मिला, एग्रीड, इससे कैश तो मिला। ठीक है, एडवांस में रिसीव हुआ तो कैश तो बढ़ा, बट इसके साथ साथ एडवांस इनकम करके आपकी एक यहां पे लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यहां पे एडवांस कमीशन करके लिख लेना लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो दोनों साइड बढ़ गए, तो यहां लिखो डन। क्या मिला? कैश मिला 2000 का, और किसी पे कोई इंपैक्ट? नो। ठीक है, तो यहां पे क्रेडिटर के साथ एक अमाउंट और लिखो, रुको यहीं पे ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। क्रेडिटर प्लस एडवांस कमीशन प्लस कैपिटल, और ये हो गया 1.5 लाख। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, चल, तो यहां पे ये 25 प्लस आपका ये हो गया 2000 एडवांस इनकम, अलग से दिखाना। ठीक है, और ये 1,74,000 आपका कैपिटल। देखो सिर्फ एक दिखाने की जरूरत है, ऑलरेडी बाकी लिखे हुए थे। देखो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं, हमारा एक 2000 की लाइबिलिटी और जुड़ गई, और इस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पे करूंगी मैं। ठीक है, देखो कैश तो बढ़ गया था, कैश बढ़ा है, वो हो गया 1,66,000 प्लस 20 प्लस 15, ये हो गया 25 प्लस 2000 की एडवांस इनकम प्लस 1,74,000। ठीक है, डन है। तो यहां तक तो हमने कमीशन रिसीव का दिखा दिया। अब मैं ये पूरी नई स्क्रीन पे करूंगी, तो नई स्क्रीन से हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पूरी एक बार मुझे लिख लेने दो, फिर हम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब पेड टू क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन? जो महेश की लाइबिलिटी थी, जो हमने वो क्रिएट करी थी ऊपर, हमने महेश को फुल सेटलमेंट में 22,500 पे कर दिए। तो यहाँ देखो महेश के ऊपर हमारी कितनी क्रेडिट था, हमें उसे वापस करने थे 25,000। कितने वापस करने थे? 25। अब 25 में से हमें उसे कम वापस करना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे महेश की लाइबिलिटी हमने फुल सेटलमेंट में खत्म कर दी। महेश के ऊपर लाइबिलिटी कितनी थी बच्चे? ये देखो 25 थी ना। 25,000 जब हम उसे देने गए तो उसने कहा कि ठीक है आप जल्दी दे रहे हैं, मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं आपको 22,500
आप बस इतना दो, बाकी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जब क्रेडिटर की जो ये वैल्यू हटेगी, हमने तो लाइबिलिटी साइड पूरा 25 चढ़ा रखा है ना, क्रेडिटर कितने के क्रिएट कर रखे हैं 25,000, और अभी एक ही क्रेडिटर है महेश, ठीक है, और कोई कभी अभी क्रेडिटर तो आए नहीं, तो पूरे महेश की जो एक ही लाइबिलिटी थी वो पूरी की पूरी हमारी खत्म हो गई है ना। तो 25,000 पूरा वो तो कम हो ही जाएगा, राइट। बट मेरा कैश कितना जा रहा है, मेरा एक्चुअल कैश जा रहा है 22,500। क्या यहाँ किसी तरह का फायदा नहीं हुआ? कितने का फायदा हुआ? डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 2500 का, ठीक है। ये फायदा क्या कहलाता है? ये फायदा कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। अब ये हमें इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन में ही पता चल जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन से हमें फायदा हुआ है। ये देखो, ये जो 2500 का फायदा है, मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी तरह की इनकम, किसी भी तरह का फायदा किसको बिलोंग करता है? ओनर को बिलोंग करता है। सो दिस 2500 डिफरेंस जो आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो 25,000 घटेगा, बट जो मेरा कैश घट रहा है वो सिर्फ 22,500 घट रहा है। दोनों में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अगर मैं सिर्फ 2500 और 22,500 करूंगी। देखो अभी तक इक्वेशन बैलेंस है, यहां देखो ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, कुछ भी ना कम ना ज्यादा, दोनों बराबर आ रहे हैं, राइट। पर अब खुद सोचो, मैं यहां से कैश कम करूं 22,500, क्योंकि मैंने उसे कैश 22,500 ही दी है, ठीक है। एंड यहां पे बट जो क्रेडिटर फुल सेटलमेंट में गायब हो रहे हैं, क्रेडिटर कितने के हैं बेटा? 25,000 के हैं, तो डिफरेंस नहीं आ जाएगा, इधर से 25 गायब हो रहा है, इधर से 22,500, तो ये जो फायदा हो रहा है ये पॉजिटिव साइड जाके कैपिटल में ऐड होएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई भी करनी है, ठीक है। नाउ तो यहां पे देखो नेक्स्ट इक्वेशन, पेड इन फुल सेटलमेंट टू महेश 22,500, ठीक है। तो कैश कितना गया बेटा? 22,500 गया, और किसी पे कोई इंपैक्ट? नो, ठीक है। इधर आ जाओ, क्रेडिटर कितने जाएंगे? देखो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है, कुछ भी उधारी नहीं बची है, तो उधारी थी कितने की? 25,000 की, तो कुछ भी उधारी नहीं बचने का मतलब है पूरे 25,000 खत्म होंगे, ठीक है। अब यहां पे असर आएगा 2500 का, 2500 का फायदा हुआ है ना, तो माइनस मत कर देना, 2500 का फायदा हुआ है, फायदा मतलब प्रॉफिट, ठीक है, तो वो आप कैपिटल में ऐड करोगे। फायदा हुआ है, नुकसान हुआ होता तो आप क्या करते? माइनस, जैसे पीछे बताया था ना, एनी लॉसेस विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखो कैश हमारे पास कितना बचा? 1,43,500। कैसे? क्योंकि हमने जो कैश कम किया है वो सिर्फ 22,500 है। बाकी आपकी इक्वेशन अब देखो सेम बैठेगी, ये 20, ये 15, ये पूरा गायब हो गया नील, और ये 2,000। अब देखो इधर आ गया आपका 1,76,500। डन है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000। अगेन हमने स्टॉक बेचा है, ठीक है। स्टॉक कितना बेचा? 15,000 का, फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब यहां समझो, हमने सेल तो करी, ठीक है, हमने सेल करी है टोटल कितने की? हमने सेल करी है टोटल 18 की, ठीक है। कितने का सामान बेचा है? सामान हमने बेचा है 15,000 का, तो स्टॉक कम हुआ, एक एसेट कम हुआ, ठीक है। बट हमने जब सामान बेचा तो हमें जो रिसीव हुआ है कैश, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 का कैश रिसीव हुआ है। कितने का कैश रिसीव हुआ है? 5,000 का। मतलब ये जो 18,000 का पैसा मिला है जो हमने कस्टमर को सेल किया है, ठीक है, हमने पहले तो 15,000 का सामान 18 में बेचा, ठीक है, 3,000 का फायदा हुआ। 3,000 का फायदा तो प्रॉफिट हुआ, वो तो ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपके डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। 18,000 वसूलने थे, उन्होंने सिर्फ 5,000 दिए कैश बढ़ गया। बट ये जो बचे हुए 13,000 है जो कस्टमर ने अभी नहीं दिए, वो फ्यूचर में देगा, ठीक है। तो इससे क्या क्रिएट हुए? एक और एसेट क्रिएट हुए जिसका नाम है डेटर। क्या क्रिएट हुए?
एसेट क्रिएट हुए जिसका नाम क्या है, डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट है। मैंने कहा था ना कुछ ट्रांजैक्शंस के मल्टीपल इफेक्ट होंगे। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, यहां से एक एक करके करो। पहला इफेक्ट ये है कि मेरा स्टॉक कम हो गया है 15,000 से। तो जो आपको पहला इफेक्ट दिख रहा है वही दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक हटा दो, 15,000 के स्टॉक पूरी तरह से गायब हो गए। ठीक है, अब देखो दूसरा इफेक्ट, देखो दूसरा क्या है, 15,000 का सामान 18,000 में बेचा। ठीक है, इसको रुको रब करते हैं। 15,000 का सामान कितने में बेचा है, 18,000 में। ठीक, तो फायदे पे बेचा ना, 3,000 का फायदा। तो ये फायदा कहां जाएगा बच्चे, फायदा जाएगा कैपिटल में। ठीक है, तो चलो पहले फायदा ऐड कर देते हैं। डन है जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये भी कर लिया। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, कैश में कितनी हमारी इंक्रीज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 का, तो उतना लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, फर्नीचर पे कोई असर नहीं आया। डन, ओके। अब और क्या बचा, क्या सारी इक्वेशन हो गई, नहीं, यहां से हमने 15,000 हटाया, ये हटाया। अभी देखो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है। अगर 15 में से इधर 5 गए तो -10 आ रहा है, उधर +3,000 आ रहा है। ये सही कैसे होगा, तो सोचो यहां पे भी कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है 10,000। ठीक है, वो भी माइनस में, उधर +3,000 है। क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, नहीं, इधर माइनस में 10,000, उधर प्लस में 3,000, बैलेंस तो नहीं हो रही है। तो एक अमाउंट अभी भी रह गया है, कौन सा रह गया है, दिस, क्योंकि 18,000 की सेल की थी ना, 18,000 की सेल में 5,000 तो कैश मिल गया, 13,000 के कस्टमर पे पेंडिंग है पैसा। तो उसे किस नाम से दिखाएंगे हम, उसे हम दिखाएंगे डेटर्स के नाम से। किस नाम से दिखाओगे, डेटर्स के नाम से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेटर्स 13,000। अब देखो बैलेंस हो गया, +13,000 -10,000, 3,000 इधर 3,000 उधर। डन है जी। तो 3,000 से ये वाली इक्वेशन बढ़ी, 3,000 से ये बढ़ी। ये खत्म हो गए। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिटर्स नहीं है, एडवांस इनकम, डन। ठीक है, ये तक क्लियर है। सो यहां पे देखो कई बार ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी जहां पे आपको मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये वही ट्रांजैक्शन थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती पर एक एक करके करोगे तो सॉर्टेड रहेगा। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय 10%। डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इसका पूरा चैप्टर है, तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ डीलिंग समझो। देखो डेप्रिसिएशन को खर्चे की तरह ही दिखाते हैं, एक्सपेंस ही है। ठीक, और मैंने आपसे क्या कहा था, हर एक इनकम अगर कैपिटल में इनकम फायदा कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंस अगर है, एक्सपेंस और लॉसेस कैपिटल से क्या होगी, लेस होगी। अब आपको मैम इसका ट्रीटमेंट क्या, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आप जब अपने फोन के लिए डेप्रिशिएट करो तो आप ये मान के चलो कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट में से एक रिजर्व बनाते हुए चलते हो, प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा साइड करते जाते हो, बट साथ ही साथ एज आप डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहे हो तो आप इस पर्पस से कर रहे हो कि इस एसेट को फ्यूचर में रिप्लेस करना है, तो उस एसेट की वैल्यू भी हर साल गिरती रहेगी। ठीक है, अगर आपने यहां पे उसे एज एन एक्सपेंस दिखाया, अब इसके लिए कैश तो गया नहीं है, क्या इस खर्चे के लिए मेरे कोई कैश गया है, नहीं, पर फिर भी ये खर्चा मेरी कैपिटल को तो कम करेगा। हर एक खर्चा कैपिटल को कम करता है, हर एक लॉस कैपिटल को कम करता है, हर एक इनकम, हर एक गेन, हर एक फायदा कैपिटल को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसने कैपिटल को तो कम किया, तो एसेट साइड इसने कम क्या किया, कैश तो कम नहीं किया, फर्नीचर की वैल्यू कम करेगा, एसेट की वैल्यू कम करेगा, क्योंकि आप जब डेप्रिशिएट कर रहे हो तो आप इस पर्पस से कर रहे हो कि ये एसेट फ्यूचर में तो खराब हो जाएगा, तो हमें चाहिए होगी, हमें यहाँ पे लगानी होगी, मतलब हमें इसे फ्यूचर में रिप्लेस करना है, तो उसके लिए मुझे इसकी वैल्यू को कम करते भी तो दिखाना होगा, तभी तो डेप्रिसिएशन लगाने का पर्पस फुलफिल होगा, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस दिखाओगे। पहले यहाँ पे इसको लिख देते हैं, नरेशन नहीं लिखा इसका, सोल्ड गुड्स और फ्रीज, ठीक है,
सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15 के एट 18 के। बाकी यहाँ पे है, मेंशन कर लेना। ये होगी मेरी न्यू इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बेटा ये ऐसा डेप्रिसिएशन है जिसके लिए कुछ भी आपका कैश नहीं जाएगा। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, देखो फर्नीचर की वैल्यू थी 20,000, तो फर्नीचर की वैल्यू इस साल हमने घटा दी 2,000 से। कैसे आया, 10% ऑफ 20,000 निकाल लो, ठीक है। ये यहां से घटा, अब खर्चा है, एक्सपेंस है, तो यहां से भी घटेगा। अब आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी इक्वेशन नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया 1,48,500। ये बची वैल्यू 18,000, ये 0, ये 13,000, ये 0, ये 2,000 और ये 1,77,500। तो अब आप सम अप करके देखोगे, दोनों साइड अभी भी बैलेंस है, एंड दैट्स व्हाट आई मेंट विद ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। किसी भी ट्रांजैक्शन से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बिगड़नी नहीं चाहिए। एंड ये वन ऑफ द लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जो कि आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको इसी तरह से ट्रीटमेंट समझने होंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस लेवल पे इम्पैक्ट कर रही होगी। इनकम को दिखाने का तरीका यही है, या तो इनकम आप कैश में रिसीव करोगे, दूसरा जब जब इनकम होगी आपको कैपिटल भी बढ़ानी होगी। इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये कैपिटल को बढ़ाएंगे, एक्सपेंस, लॉस, ये सब आपके कैपिटल को कम करेंगे। समझ गए? तो बाबा आगे देखते हैं। चलो अब देखो कुछ रूल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिए तो अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना समझना आसान हो जाएगा। जब भी बात कैपिटल की आएगी बेटा, तो कैपिटल की वैल्यू आप कब कब बढ़ाओगे? कैपिटल की वैल्यू तब बढ़ानी है जब ओनर एडिशनल कैपिटल लगाए, डन है। जब ओनर कैपिटल विड्रॉ कर ले प्रॉफिट के फॉर्म में या फिर परमानेंट फॉर्म में, ठीक है। नाउ अगर ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, बट वो ओनर के लिए इनकम है तो वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए हमारे यहाँ पे बिजनेस का मतलब वही, आप देखो अब यहाँ पे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। और बिजनेस का हर एक्सपेंस भी कैपिटल से ही माइनस हो रहा है ना। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, ठीक है। तो 10,000 एज एन एक्सपेंस बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, और बिजनेस के सारे खर्चे कैपिटल से ही माइनस हो रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। बिजनेस के लिए इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओनर्स कैपिटल खर्चा ही है, ठीक है। तो कैपिटल से वो एज एन एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। तो पहले तो इसे एज एन एक्सपेंस माइनस करोगे, फिर ये ओनर के खुद के लिए क्या है? इनकम है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो उतना ही अमाउंट, जितना 10,000 माइनस करोगे उतना 10,000 प्लस कर दोगे विद रेफरेंस टू दिस, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सारे खर्चे ओनर से ही माइनस होने हैं और उसके लिए ये फायदा भी है, तो ये दोनों चीजें हो गई, एक तरफ से पैसा देगा, एक तरफ से पैसा ले रहा है ना। तो इसलिए इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप उसका इंपैक्ट निल भी लिखोगे या फिर इस तरह से माइनस और प्लस करके लिखोगे तो भी सेम ही है, बात सही रहेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था बिजनेस को 10,000, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए फायदा है, तो बिजनेस को 10,000 मिलेगा। बिजनेस को जो 10,000 फायदा मिल रहा है वो अल्टीमेटली कैपिटल में ही जाके ऐड होएगा। और ये ओनर के खुद के लिए क्या है? नुकसान, जो कि उसको अपनी कैपिटल से हटाना होता है, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 बिजनेस को मिला, उसने उठा के कैपिटल में दिखाएगा। बिजनेस कहां दिखाएगा? खुद के पास तो दिखाएगा नहीं, ओनर की कैपिटल में ही दिखाएगा अल्टीमेटली सारी इनकम। तो 10,000 इंक्रीज एंड 10,000 ओनर की ही कैपिटल से वो लॉस की तरह दिखेगा, तो वो माइनस, अगेन नो इफेक्ट, प्लस माइनस जीरो इफेक्ट, ठीक है। जितना बढ़ाया उतना कम किया। अब रेवेन्यू की बात आ जाती है। जितने भी रेवेन्यू होंगे वो ओनर को बिलोंग करते हैं, वो ओनर की कैपिटल बढ़ाते हैं, तो इसीलिए रेवेन्यू का डायरेक्ट इंपैक्ट कैपिटल पे आता है, इसलिए वो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में ऐड होएगा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ओनर के ही हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हम उसे और कहाँ दिखाएंगे वरना, ठीक है।
हम इसे कैपिटल से डिक्रीज करेंगे। जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में जिस भी ट्रांजैक्शन में कोई भी एक्सपेंस दिखे, पहला कैश कम करोगे, दूसरा कैपिटल कम करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इन सभी का एक ही पर्पस होगा कि हमारे सारी इक्वेशन बैलेंस रहे। अब यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं। व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, जब हमने किसी से उधार लिया तो फिर वो बढ़ेगी, ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ेगी। और जब हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा, या तो उधार पे होगा। एसेट डिक्रीज हो रहा है मतलब अगर हमने सेल किया तो एसेट डिक्रीज होगा, कैश बढ़ जाएगा। तो इस तरह की आपको देखनी है, ठीक है। नाउ एक बात याद रखना, जैसे मैंने अभी रेवेन्यू बताया था, रेवेन्यू आपने जैसे पिछली वाली इक्वेशन में 18,000 कमाया था, उसमें से हमेशा कॉस्ट हटेगी तब जाके आपको इनकम मिलेगी, और इसी इनकम को ही हम कैपिटल में ऐड करेंगे। पूरी इनकम मत ऐड करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 15,000 का सामान 18,000 में बेचा था, तो 18,000 उठा के जाके मत ऐड कर देना। 18,000 कुछ कॉस्ट लगा के कमाया होगा ना, तो जब तक रेवेन्यू में से एक्सपेंस नहीं हटाओगे इनकम नहीं आएगी, और सिर्फ इनकम को ही ऐड करना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक आप में सेम साइड इंपैक्ट रहेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये भी सेम साइड है। एग्जांपल सेल फॉर फर्नीचर ऑफ कैश, डन, ठीक है। कई बार ऐसा होगा एक लाइबिलिटी बढ़ेगी एक लाइबिलिटी घटेगी, ठीक है। एक लाइबिलिटी से दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्जन हो रहा होगा, लाइक क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, ठीक है। चलो अब हम इसमें और एक दो चीजें देख लेते हैं। ओके चलो, कुछ रूल्स और है जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, जो आपके काम आएंगे। देखो अब ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन दिखेंगे, यही रह गया था बस, बाकी सब हमने समझ लिया। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कई बार आपको ये 4 टर्म्स देखने को मिलेंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? देखो एक्सपेंस इनकर किया तो एक्सपेंस की तरह दिखाओगे, ठीक है। बट ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो अगर एक्सपेंस इनकर किया तो कैपिटल तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि खर्चा इनकर किया है तो कैपिटल पे तो जाएगा, ठीक। अलोंग विद दैट आपने पे नहीं किया तो ये लायबिलिटी पे गए, तो एक ही जगह पे दिखेगा, एक साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये ऐसे खर्चे हैं जो आपने एडवांस में पे करे हैं, आपने अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्विसेज नहीं यूज करी हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव पर्सन से कुछ रिसीव नहीं किया है, एंड आपने ऑलरेडी खर्चा पे कर दिया। जैसे बिजली का बिल पहले से पे कर दो, तो अभी आप फ्यूचर में रिसीव करोगे ना, तो ये आपके लिए क्या हो गया? एसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसकी सर्विसेज रिसीव करनी है। अक्रूड इनकम अब हम बता देते हैं, ठीक है, कमाई पर मिली नहीं, ठीक है, हमने इनकम कमा ली पर सामने वाले ने अभी तक पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो ये भी फायदे की चीज है कि मैंने इनकम कमा तो ली पर मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है, ठीक है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा जाए कि मैंने क्या कहते हैं पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है, बट अभी तक इनकम कमाई नहीं है, ठीक। तो ये 4 केसेस हैं, इनको डील कैसे करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। आउटस्टैंडिंग में देखते हैं एक्सपेंस इनकर्ड, ठीक है, एक्सपेंस आपने इनकर कर लिया है, ठीक है, बट आपने अभी तक उसको पे नहीं किया है, यस, ठीक है। जैसे सैलरी पे करनी थी मार्च में 10,000 की, बट अभी तक पे नहीं करा है, ड्यू है बट पेड नहीं है, ठीक। इस तरह के हम खर्चे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखो खर्चा इनकर हुआ, सारे खर्चे जब भी इनकर होते हैं वो कैपिटल से क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो पहला ट्रीटमेंट होगा जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे एज एन एक्सपेंस उसे कैपिटल से हटाओगे। अभी तक पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम के लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, तो ये RHS साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से नाम से क्रिएट होगा, प्लस कैपिटल में जाओगे और उसमें से माइनस करोगे, ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली बट इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे किया है, ठीक है, तो कैपिटल में आपको यहाँ पे -2,000 करना होगा और लाइबिलिटी साइड को बढ़ाना होगा बाय दी 2,000 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। अब एक्सपेंसेस एडवांस में पे करें पर अभी वो ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2 महीने का एडवांस में पे कर दो, ठीक है, तो अब 2 महीने का एडवांस में पे करोगे तो कुछ तो दोगे ना, कैश, तो एसेट कम हुआ, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक एसेट भी क्रिएट हुआ, अभी हमने सर्विसेज नहीं रिसीव करी, फ्यूचर में रिसीव करेंगे, तो इसलिए एसेट साइड पे ऐड होएगा, तो ये LHS में होगा। पहले तो कैश को लेस करोगे, ठीक है, उस अमाउंट से जो आपने एडवांस एक्सपेंस के नाम पे दिया है।
ठीक है, प्लस यहां लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंस, एक एसेट और क्रिएट हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी ये पैसा तो पे कर दिया, सर्विसेज नहीं रिसीव करें। सो आपने जैसे एक मोबाइल रिचार्ज करा लिया 3000 का, उसका एडवांस का पेमेंट कर दिया, पर अभी तक आपने उसका रिचार्ज यूज नहीं किया, वो फ्यूचर में भी यूज करोगे, तो 3000 का पैसा तो दे दिया है ना, कैश कम हो गया, बट इसके साथ साथ एक एसेट क्रिएट हो गया, फ्यूचर बेनिफिट क्रिएट हुआ, तो फ्यूचर बेनिफिट भी क्रिएट हुआ, तो वो भी मेरा एसेट ही है, ठीक है। अक्रूड इनकम, इनकम यहाँ कमाई है बट मिली नहीं है, मिलेगी अभी, ठीक है। तो अब हमने इस साल इनकम कमा ली, पर वो हमें कुछ आगे के महीनों में मिलने वाली है। तो पहली बात तो इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट है, इंक्रीज कर दोगे, बढ़ा दोगे। दूसरा, इससे एक नया एसेट क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों साइड होगा। RHS में क्या बढ़ेगा, RHS में कैपिटल के में बढ़ेगी, एड ऑन हो जाएगा, ठीक है, और इधर ऐड होगा अक्रूड इनकम के नाम से। एसेट में कैसे दिखाओगे, अक्रूड इनकम के नाम से दिखाओगे, और एक कैपिटल में इसी अक्रूड इनकम को ऐड कर दोगे, ठीक है। लाइक आपने बैंक FD अर्न करी थी 500 इंटरेस्ट, बट अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखो यहां दिखाओगे एसेट साइड अक्रूड इनकम 500, और इधर कैपिटल में इसे 500 बढ़ा दोगे, ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो आपको देखने को मिलेंगे। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम अर्नड इन, इनकम आपने पहले ले ली है, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस, बट अभी तक आपने कोई सर्विसेज नहीं दी, तो देखो अब पैसा मिल रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, अभी तक कमाई नहीं है। वही मैंने बताया ना कि आपने एडवांस ले लिया पर अभी तक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी है, केटरिंग की सर्विसेज पेंडिंग चल रही है, ठीक है, तो इससे क्या आएगा, कैश आएगा। अभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको अनअर्न्ड इनकम के नाम से लाइबिलिटी क्रिएट करनी होगी। आपको 5000 डीजे इवेंट के लिए मिले हैं, अभी डीजे बजा के थोड़ी आ गए, सर्विसेज तो दी नहीं है, ठीक है, तो 5000 का आपका यहाँ पे कैश मिल चुका है, तो यहाँ एसेट साइड बढ़ा दोगे 5000 कैश से, ठीक है, इक्वल टू एक आपने अनअर्न्ड इनकम नाम की लाइबिलिटी कमा ली, क्योंकि ये सर्विसेज अभी 5000 की देनी है, पैसा ले लिया पर सर्विसेज नहीं दी है, डन है, ठीक है। अब यहां तक देखते हैं हमने कुछ क्वेश्चन, देखो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 70,000 है, लाइबिलिटी 40,000 है, तो टोटल एसेट कितने होंगे, तो देखो इक्वेशन का यूज करो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो यहां देखो कैपिटल कितनी दी हुई है 70,000, लाइबिलिटी कितनी है 40,000, तो ये कितने हो गए 7 4 11, 1,10,000। तो इस तरह से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक इस तरह का, जैसे कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट दी 25% प्रॉफिट, मतलब कीमत कितनी थी 10,000 की थी, इसे कितने ज्यादा पे बेचा 25% ज्यादा पे बेचा, ठीक है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% 2500 हो जाएगा, तो हमने इसे बेचा 12,500 का, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएं, तो देखो साफ सी बात है, बताना कि हम एसेट साइड में ऐसे लिखना, एसेट साइड में पहले तो हम स्टॉक रिड्यूस करेंगे, ठीक है, स्टॉक रिड्यूस होगा कितने से 10,000 से, प्लस कैश बढ़ेगा, ठीक है, कितना कैश मिला है बेटा इंक्लूडिंग प्रॉफिट 12,500 इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल में हम प्रॉफिट दिखाएंगे 2500 का, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो या इस तरह से भी लिख के आ सकते हो, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है जहां पे एक एसेट विल इंक्रीज एंड साइमल्टेनियसली एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाए। बहुत आसान है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक स्टॉक बढ़ा आपका, ठीक है, साथ ही साथ एक लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। नाउ नेक्स्ट, सैलरी ड्यू हुई बट अभी तक पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है एक्सपेंस इनकर किया बट नॉट पेड है, ठीक, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ RHS साइड होगा। कैसे, देखो यहां पे हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का, सैलरी नाम का एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ यहीं पे हम कैपिटल में माइनस करेंगे अपना खर्चा,
ठीक, तो कैपिटल को रिड्यूस करेंगे 2000 से और लाइबिलिटी बढ़ेगी 2000 से, तो प्लस माइनस इक्वेशन बैलेंस। चल, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यहाँ पे हमने जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इस चैप्टर से बन सकते थे वो हमने यहाँ पे समझे हैं। इफ देयर इज एनी क्वेरी बच्चा लोग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हो, आई विल बी आंसरिंग दैट फॉर श्योर। और अगर साथ ही साथ आपको किसी और कंटेंट पे वीडियो चाहिए, देखो चैप्टर वाइज तो आपको वीडियो मिल जाएंगे सारे फॉर श्योर। जल्दी हम आपसे लाइव में भी मिलेंगे। टिल देन जस्ट वेट एंड स्टे ट्यून विद अस। जो लोग भी ये वीडियो अभी नया नया देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका काम है कि बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ही हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो मैंने करा दिए। बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट, डू लेट मी नो, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद योर क्वेरीज एज वेल। क्लियर है? सो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर बच्चा लोग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल स्टडी एंड लर्न द नेक्स्ट चैप्टर विद द सेम लॉजिक्स, विद द ग्रेट लॉजिक एंड विद द ग्रेट प्रैक्टिकल्स जो कोई आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो बाय बच्चा लोग, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रखनी है, बट अपनी लाइफ में मौज मस्ती भी इंश्योर करनी है। चलो इसी तरह पढ़ाई करते रहो दृष्टि स्कूल कॉमर्स के साथ। बाय, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।